Assalamualaikum dear students, welcome to the platform of Nan Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है इसके चैप्टर नंबर 4 बायोमॉलिक्यूल्स बच्चों इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। बच्चों जहन में रखें कि इससे पहले मैंने आप लोगों को प्रोटीन्स के इंट्रोडक्शन और स्ट्रक्चर लेवल्स जो हैं वो डिटेल से पढ़ा दिए हैं। वो जो आप लोगों को पता है कि जो प्रोटीन्स हैं एक्चुअली दीज आर द पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। जब काफी सारे अमाइनो एसिड जो हैं बच्चों वो आपस में कंडेंसेशन या फिर डिहाइड्रेशन सिंथेसिस के जरिए आपस में जुड़ते हैं तो बच्चों ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं प्रोटीन्स। और बच्चों प्रोटीन्स के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर के लिहाज से 4 लेवल्स हैं: प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो बच्चों इनको हम जो है वो पिछले लेक्चर्स के अंदर स्टडी कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर बच्चों हमने प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन को स्टडी करना है। बच्चों क्लासिफिकेशन का मतलब होता है ठीक है तकसीम करना चीजों को। अब बच्चों जब भी चीजों को डिवाइड किया जाता है ना तो लाजमी कोई ना कोई जो है वो क्राइटेरिया मौजूद होता है जिसकी बुनियाद पर चीजों को तकसीम किया जाता है। मिसाल के तौर पर बच्चों आपकी क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं और टीचर आपकी क्लास में आता है और वो आपकी क्लास में उसने 2 ग्रुप्स बनाने हैं, तो अब वो किस बुनियाद पर बनाएगा? बच्चों आपकी क्लास में उसने क्लासिफाई करके 2 ग्रुप्स बनाने हैं तो उसे कोई क्राइटेरिया चाहिए। मिसाल के तौर पर वो कहता है कि जिस बच्चे उसने आपसे टेस्ट लिया है वो कहता है जिस बच्चे के टेस्ट में 50% से कम मार्क्स हैं वो एक साइड पे आ जाएं, जिनके 50% से ज्यादा मार्क्स हैं वो एक साइड पे आ जाएं। तो बच्चों यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है? यहाँ पे क्राइटेरिया हमारे पास है मार्क्स, और मार्क्स की बुनियाद पर उसने आपकी क्लास के अंदर बच्चों 2 सेपरेट ग्रुप्स बना दिए हैं। बच्चों दिस इज द क्लासिफिकेशन। अब बच्चों इसी तरह आप जेंडर की बेस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। आपकी क्लास में जितने भी बॉयज हैं वो एक तरफ आ जाएं, जितने भी गर्ल्स हैं वो एक तरफ आ जाएं। तो बच्चों एक्चुअली दिस इज द क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन के लिए हमें कोई ना कोई क्राइटेरिया जो है वो चाहिए होता है। तो बच्चों जब हमने प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन पढ़नी है तो जाहिर सी बात है हमें प्रोटीन्स के लिए भी कोई ना कोई क्राइटेरिया जो है वो चाहिए होगा। बच्चों यहाँ पे देखें प्रोटीन्स जो है मेक अ वेरी डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। बच्चों यहाँ पे देखें आपको पता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमारे पास अगर हम बात करें बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ की तो बच्चों वो सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन, सेंटर में न्यूक्लियस और दरमियान में साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को मिलाकर हम नाम देते थे प्रोटोप्लाज्म का। बच्चों इस प्रोटोप्लाज्म के अंदर तकरीबन 80% के करीब जो है वो वाटर मौजूद होता था। अगर आपको याद हो पहले लेक्चर के अंदर मैंने आपको सारी चीजें बताई थी। तो बच्चों अगर इस पानी को बुखारात बनकर उड़ा दिया जाए, इवेपोरेट कर दिया जाए, तो बच्चों बाकी जो चीज बचती है ना उसे हम नाम देते हैं ड्राई मैस ऑफ प्रोटोप्लाज्म का। किसका नाम देते हैं बच्चों? ड्राई मैस ऑफ प्रोटोप्लाज्म। और उस ड्राई मैस ऑफ प्रोटोप्लाज्म का बच्चों 50% मतलब आधे से ज्यादा, आधा तकरीबन आधा जो ड्राई मैस है ना बच्चों वो कौन बनाता है बच्चों? उसको बनाती हैं प्रोटीन्स। तो बच्चों हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन्स हैं वो बहुत ही डाइवर्स ग्रुप है, बहुत किस्म की प्रोटीन्स जो है वो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं। और आपको पता है कि प्रोटीन्स जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। यही लिखता है कि प्रोटीन्स जो है वो जिंदा जानदारों के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक इंतहाई डाइवर्स ग्रुप, इंतहाई वैरायटी वाला ग्रुप जो है वो बनाता है। अब बच्चों यहाँ पे देखें क्राइटेरिया है क्लासिफिकेशन का। हम प्रोटीन्स को जो है वो अलग अलग क्राइटेरिया की बुनियाद पर क्लासिफाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारी बुक के अंदर बच्चों 2 क्राइटेरिया गिवन है। एक बच्चों क्राइटेरिया है ऑन द बेसिस ऑफ रोल इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। प्रोटीन्स जो हैं बच्चों वो जिंदा जानदारों के अंदर क्या किरदार अदा करती हैं, उनका रोल क्या है बच्चों, इस बुनियाद पर हम प्रोटीन्स को 2 ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाई करते हैं। एक को हम नाम देते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स और एक को हम नाम देते हैं फंक्शनल प्रोटीन्स का। तो आपने इस चीज को ध्यान में रखना है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स और दूसरा क्या है बच्चों? दूसरा है फंक्शनल प्रोटीन्स। स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स बच्चों ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को बनाती हैं, जो कि हमारे स्ट्रक्चर को बनाती हैं बच्चों। ऐसी प्रोटीन्स को हम नाम देते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। जबकि ऐसी प्रोटीन्स जो कि हमारी बॉडी के अंदर जाके फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं बच्चों, ऐसी प्रोटीन्स को हम नाम देते हैं फंक्शनल प्रोटीन्स का। मैं आपको मिसाल देता हूं बच्चों, एक मेरे पास प्रोटीन है जिसका नाम है कैराटिन। बच्चों आप अक्सर टीवी में एड्स वगैरह जो आते हैं, कमर्शियल वगैरह, वहां पे अक्सर देखते हैं कैराटिन प्रोटीन। शैम्पू के कमर्शियल जो होती है ना वहां पे अक्सर होता है कि कैराटिन प्रोटीन जो है ये बालों को मजबूत बनाती है। ठीक है, तो कैराटिन प्रोटीन है ना बच्चों की हमारे नेल्स के अंदर मौजूद होती है, हमारे बालों के अंदर मौजूद होती है, हमारी जिल्द के अंदर मौजूद होती है। तो बच्चों ये ऐसी प्रोटीन है जो कि हमारी बॉडी को बना रही है। तो कैराटिन इज अ स्ट्रक्चरल प्रोटीन। जबकि बच्चों मिसाल के तौर पर अगर मैं आपके सामने इंजाइम्स को ले लूं, इंजाइम्स बच्चों जाहिर सी बात है ये भी प्रोटीन्स हैं, ये आप अपनी मैट्रिक के अंदर पढ़कर आए हैं। और बच्चों इंजाइम्स ऐसी प्रोटीन्स हैं जिनका काम क्या होता है? इनका काम ये होता है कि इन्होंने जिंदा जानदारों के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस की रफ्तार को बढ़ा देना है। तो बच्चों दीज आर एक्चुअली द फंक्शनल प्रोटीन्स, ये फंक्शनल प्रोटीन्स हैं। ठीक है, अब बच्चों दूसरा क्राइटेरिया क्या है? हम प्रोटीन्स को क्लासिफाई करते हैं उनके स्ट्रक्चर की बुनियाद पर।
ठीक है। बच्चों प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या है ये हम इससे पिछले लेक्चर के अंदर स्टडी करके आए हैं कि स्ट्रक्चरल लेवल ऑफ प्रोटीन्स में प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो बच्चों कौन सी प्रोटीन जो है वो किस स्ट्रक्चर के अंदर एग्जिस्ट करती है, इस बुनियाद पर बच्चों हम प्रोटीन्स को दो हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं। एक का नाम है बच्चों फाइब्रियस प्रोटीन्स और एक का नाम है ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। और बच्चों ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, यही रिकमेंडेड क्लासिफिकेशन सिस्टम है, यही सबसे ज्यादा जो है वो रिकमेंड किया जाता है, सबसे बेहतरी से ही तस्वुर किया जाता है। तो बच्चों आए अब हम इस क्लासिफिकेशन को स्टडी करते हैं जिसमें हम फाइब्रियस प्रोटीन्स और ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स इन दोनों के दरमियान जो है फर्क को देखेंगे। तो बच्चों आप लोगों ने इस टेबल ऑफ डिफरेंस को अपनी बुक से बहुत अच्छे तरीके से याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के हवाले से। बच्चों यहाँ पे आप देखें ये जो टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप लोगों के लिए शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ से आप लोगों के लिए एमसीक्यूज बन सकते हैं और बच्चों ये आपसे लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा जा सकता है। तो बच्चों सबसे पहले देखें यहाँ पे फाइब्रियस प्रोटीन्स के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी होगी और यहाँ पे ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे इनमें हमने फर्क करना है और बच्चों फर्क किस बुनियाद पर करना है, इन खसूसियात की बुनियाद पे हमने फर्क करना है। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए हैं खसूसियात। तो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं शक्ल के लिहाज से फाइब्रियस प्रोटीन्स और ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स जो है वो किस तरह से मुख्तलिफ होती हैं। अब बच्चे जो फाइब्रियस प्रोटीन्स है ना ये इन द फॉर्म ऑफ फिब्रिल्स। बच्चों फिब्रिल्स के ऊपर आप छोटा सा लिख लें स्मॉल फाइबर्स, छोटे धागों को हम फिब्रिल्स का नाम देते हैं। मैं आप लोगों को बुक से दिखा देता हूं। बच्चों आप यहां पे देख सकते हैं ये आपके सामने फाइब्रियस प्रोटीन का स्ट्रक्चर शो हो रहा है। बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं छोटे छोटे फाइबर्स हैं, जब काफी सारे छोटे छोटे फाइबर्स आपस में मिल रहे हैं तो बच्चों किस तरह से वो फाइब्रियस प्रोटीन बना रहे हैं। तो बच्चों ये फिब्रिल्स की शक्ल में, छोटे छोटे धागों की शक्ल में फाइब्रियस प्रोटीन जो है बच्चों ये मौजूद होती हैं। जबकि बच्चों अगर आप जो है वो देखें ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स को तो ये स्फेरिकल या फिर इलिप्सॉइडल होती हैं शेप के अंदर। स्फेरिकल शेप बच्चों क्या होती है, जिस तरह से एक बॉल की शेप होती है ना, ठीक है, एक बॉल या फुटबॉल आपने देखा हो गोल शेप 3 डायमेंशन में, इसे हम नाम देते हैं स्फेयर का। तो जो प्रोटीन है ना बच्चों इसकी स्फेरिकल शेप हो सकती है या फिर बच्चों इसकी इलिप्सॉइडल शेप। इलिप्सॉइडल बच्चों अंडे की शेप को कहते हैं। आपने अगर अंडा देखा हो तो बच्चों अंडा किस तरह से होता है, ठीक है, अंडे की जो शेप होती है तकरीबन इलिप्सॉइडल होती है। इसके अलावा बच्चों अगर आप देखें वाटरमेलन, ठीक है, जो तरबूज है, अगर आप उसकी शेप देखें तो बच्चों वो भी इलिप्सॉइडल होती है। तो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स या स्फेरिकल होंगे या इलिप्सॉइडल होंगे, जबकि बच्चों फाइब्रियस प्रोटीन की शेप क्या होगी, इन द फॉर्म ऑफ फिब्रिल्स। क्लियर। अब बच्चों इनके स्ट्रक्चर को देखते हैं, ठीक है। अब बच्चों स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चर में 4 लेवल्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी। अब बच्चों जो फाइब्रियस प्रोटीन्स हैं, ठीक है, ये फर्स्ट 2 स्ट्रक्चरल लेवल्स के अंदर एग्जिस्ट कर सकती हैं। फाइब्रियस प्रोटीन्स या तो बच्चों प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर पाई जाती हैं या फिर वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर पाई जाती हैं। ज़हन में रखें फाइब्रियस प्रोटीन्स कभी भी आपको टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर देखने में आपको नहीं मिलेंगे बच्चों। हमेशा आपको फाइब्रियस प्रोटीन्स या आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर में मिलेंगे या फिर आपको सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर मिलेंगे। तो बच्चों सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी आगे से 2 तरह का होता है, अगर आपको याद हो तो, ठीक है, एक होता है अल्फा हेलिक्स, ठीक है, और बच्चों दूसरे को हम नाम देते हैं बीटा प्लेटेड शीट का। इस तरह से फोल्डिंग होती है। तो बच्चों होपफुली आपको पिछले लेक्चर में आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से कवर किया होगा। और बच्चों अगर हम ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स को देखें तो बच्चों ये हमें टर्शियरी या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के अंदर मिलते हैं। बच्चों ये आपको कभी भी ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स जो हैं या प्राइमरी या सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर एग्जिस्ट नहीं मिलेंगे। तो अगर आप फाइब्रियस प्रोटीन्स देखें तो ये प्राइमरी या फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जबकि ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स जो हैं बच्चों या टर्शियरी या फिर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। बच्चों उसके बाद अगर आप इसका रोल देखें, इनका फंक्शन क्या है बच्चों, तो इस फंक्शनल एतबार से जो फाइब्रियस प्रोटीन्स है ना बच्चों, दीज आर एक्चुअली द स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। ये हमारी बॉडी का पार्ट्स को बनाती हैं, ये हमारे स्ट्रक्चर्स को बनाती है, तो इन्हें हम स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स कहते हैं। जबकि बच्चों जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स हैं दीज आर एक्चुअली फंक्शनल प्रोटीन्स, ये हमारी बॉडी के अंदर फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं। वही बच्चों एग्जांपल जो मैंने आपको पहले दी थी, कैराटिन प्रोटीन बच्चों, जो कि हमारे नाखून को, हमारे बालों को, हमारी जिल्द को बनाती है। और फंक्शनल प्रोटीन में आप एंजाइम्स को देखते हैं कि एंजाइम्स जो हैं ऐसी प्रोटीन्स हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस की रफ्तार को बढ़ा देते हैं। क्लियर। उसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, दिस इज द क्रिस्टलाइजेशन। अब बच्चों क्रिस्टलाइजेशन होती क्या है, सबसे पहले बच्चों मैं आप लोगों को क्रिस्टलाइजेशन की डेफिनेशन बताता हूं, फिर मैं आप लोगों को इस पॉइंट को जो है वो स्टडी करवाऊंगा। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिस्टलाइजेशन की डेफिनेशन मैंने आप लोगों के लिए लिखी हुई है। थोड़ी सी लंबी डेफिनेशन है, आपकी बुक में तो नहीं है, लेकिन अगर आप लोग याद कर लेंगे तो आप लोगों के लिए बेहतर है, क्योंकि केमिस्ट्री में आप लोग क्रिस्टलाइजेशन जो है इस कॉन्सेप्ट को जरूर पढ़ेंगे। बच्चों क्रिस्टलाइजेशन जो है ना, इसे हम नाम देते हैं, इसे आसान जुबान में हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स को। फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स को बच्चों हम नाम देते हैं क्रिस्टलाइजेशन का। अब बच्चों क्रिस्टल्स क्या होते हैं, बच्चों क्रिस्टल्स जो हैं ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, ये ऐसे क्या हैं, मॉलिक्यूल्स हैं बच्चों, जिनके अंदर बच्चों एटम्स जो हैं वो बहुत ही पर्टिकुलर, बहुत ही खास अरेंजमेंट के अंदर मौजूद होते हैं। और बच्चों वो बार बार रिपीट करके एक स्पेसिफिक शेप बनाते हैं बच्चों, जिसको हम क्रिस्टल का नाम देते हैं।
तो बच्चों क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन का जो अमल होता है इसको हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। बच्चों क्रिस्टल्स बनते कैसे हैं, मिसाल के तौर पर बच्चों आप एक बर्तन लें, बर्तन के अंदर पानी लें, पानी के अंदर काफी सारा नमक जो है वो हल कर दें। फिर बच्चों जब आप उसी बर्तन को आप चूल्हे पे रखेंगे, उसके नीचे आग जलाएं बच्चों, फिर होगा क्या, पानी को गर्म करें और इतना गर्म करें कि वो सारा पानी बुखारात बनकर उठ जाए। जब बच्चों वो सारा पानी बुखारात बनकर उठ जाएगा तो वो नमक जो कि आपने उस पानी के अंदर हल किया हुआ है बच्चों, वो नमक आपको उस बर्तन के बॉटम में, आपको उस बर्तन के बॉटम में बच्चों क्रिस्टल्स की शक्ल में आपको मिलेगा। समझ आ रही? बच्चों आमतौर पर क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन इस तरह से होती है। तो देखें क्रिस्टलाइजेशन जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे मॉलिक्यूल्स अब बच्चे जो मॉलिक्यूल्स हैं प्रोटीन्स भी हो सकती हैं, ये नमक भी हो सकता है, जैसे मैंने अभी आपको मिसाल दी, ये शुगर भी हो सकती है, चीनी भी। चीनी को भी अगर आप पानी के अंदर हल करें और उसको गर्म करें पानी को, तो पानी बुखारात बनकर उठ जाएगा, नीचे आपको शुगर के क्रिस्टल्स मिलेंगे। तो बच्चों चीनी भी हो सकती है। वो अपने आप को जो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, अरेंज देमसेल्व्स, वो अपने आप को अरेंज करते हैं इनटू अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड, इंतहाई तरतीब शुदा रिपीटिंग 3D पैटर्न, बार बार रिपीट होने वाले 3D पैटर्न। 3D पैटर्न से मुराद ये कि 3 डायमेंशन के अंदर, एक्स एक्सिस के अंदर भी, ठीक है, एक्स एक्सिस फर्ज करेंगे, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और बच्चों यहाँ पे जी एक्सिस, ये देखिए यहाँ पे लंबाई और ये चौड़ाई और ये सामने, तो 3 एक्सिस के अंदर अपने आप को अरेंज करते हैं 3D पैटर्न के अंदर, और फिर बच्चों वो सॉलिड बनाते हैं जिसको हम क्रिस्टल्स का नाम देते हैं। क्लियर? तो बच्चों इस तरह से जो है वो क्रिस्टलाइजेशन होती है। क्रिस्टलाइजेशन जो है क्रिस्टल्स बनने को कहते हैं, और जो क्रिस्टल्स हैं आप इस तरह आसान जुबान में इस तरह जहन में रखें, क्रिस्टल्स के अंदर बच्चों एक इसकी खास शेप होती है जो कि उसके अंदर मौजूद एटम्स के एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड और रिपीटिंग 3D पैटर्न की वजह से बनती है। अब बच्चों आए, अब हम बुक से इसको जो है वो क्रिस्टलाइजेशन को स्टडी करते हैं। अब बच्चों यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन और सोल्यूबिलिटी मैं दोनों को रिलेट करके आपको बताऊंगा, मैं आपको निमोनिक से याद करवाऊंगा ताकि आप लोगों को याद हो जाए। बच्चों सोल्यूबिलिटी देखें तो फाइब्रियस प्रोटीन्स जो है इनसोल्यूबल होती है। बच्चों आप आसान जुबान में ना इस तरह से आप याद कर सकते हैं, कैराटिन प्रोटीन बच्चों मैंने अभी आपको बताया बालों के अंदर होती है। बच्चों बाल को पानी के अंदर डालेंगे वो पानी के अंदर हल हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि बच्चों जो फाइब्रियस प्रोटीन्स होती हैं दीज आर एक्चुअली इनसोल्यूबल इन वाटर, ये पानी के अंदर इनसोल्यूबल होती हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। और बच्चों जब पानी के अंदर इनसोल्यूबल होंगी तो क्या वो क्रिस्टल बनाएंगी? बच्चों बिल्कुल भी नहीं बनाएंगी। तो दीज आर नॉन क्रिस्टलाइन, बच्चे क्या होते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं, इनकी कोई खास शेप नहीं होती, ठीक है, इनकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती। इनमें ऐसा नहीं होता कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बार बार रिपीट होकर 3D पैटर्न के अंदर हाईली ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में मौजूद है, इनमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं और इनसोल्यूबल होते हैं। और बच्चों दीज आर एक्चुअली इलास्टिक। बच्चों इलास्टिक होने से क्या मुराद है? इलास्टिक से मुराद ये जिस तरह रबड़ होती है ना, आप रबड़ को खींचे तो वो साइज में खिंच जाते हैं, उसका साइज बढ़ जाता है जब आप उसको खींचते हैं। तो बच्चों इसी तरह ये जो फाइब्रियस प्रोटीन्स हैं इलास्टिक होती हैं। बच्चों इलास्टिक क्यों होती हैं आप देखें, क्योंकि ये आमतौर पर प्राइमरी या सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर पाए जाते हैं। अगर बच्चों आप सेकेंडरी स्ट्रक्चर को देखें जिसके अंदर ज्यादातर फाइब्रियस प्रोटीन्स मौजूद होती हैं, तो बच्चों इस तरह हेलिक्स शेप के अंदर होगा, या फिर इस तरह से बच्चों वो प्लेटेड शीट की शक्ल में मौजूद होता है। तो बच्चों अगर आप हेलिक्स जो है इसको इस तरह से पकड़े और दोनों साइड से लंबा करें तो क्या खींचेगा? नहीं, बिल्कुल खींचेगा बच्चों, बिल्कुल एक स्प्रिंग की तरह है, तो इलास्टिक होगा। इसी तरह बच्चों यहाँ पे प्लेटेड शीट है, यहाँ पे भी फोल्डिंग्स मौजूद है, तो आप दो किनारों को पकड़िए, जब आप उसे खींचेंगे तो क्या वो खींचेगा? नहीं, बोलो बिल्कुल खींचेगा, ठीक है, ये भी इलास्टिक है। तो बच्चों ये जो फाइब्रियस प्रोटीन्स होती हैं ये इलास्टिक इन नेचर होती हैं। क्लियर? तो आपने ध्यान में रखना है फाइब्रियस प्रोटीन्स जो हैं वो इनसोल्यूबल होती हैं बच्चों, नॉन क्रिस्टलाइन होती हैं और इलास्टिक होती हैं। जबकि बच्चों आप देखें ग्लोबुलर प्रोटीन्स को, तो बच्चों ये सोल्यूबल होती हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन्स जो है ना बच्चों ये आमतौर पे हल हो जाती हैं, सोल्यूबल होती हैं किसमें? सॉल्ट के सोल्यूशन के अंदर, सॉल्ट कहते हैं नमक का सोल्यूशन जो है, उसके बाद एसिड और बेस सोल्यूशन। अब बच्चों एसिड और बेस सोल्यूशन क्या होते हैं? ऐसे सोल्यूशन बच्चों जिनकी पीएच जो है वो 7 से कम होती है, 7 से कम 6 हो सकती है, 5 हो सकती है, 4 हो सकती है, 3, 2, 1। 7 वाला क्या होता है बच्चों? 7 इज द न्यूट्रल, 7 न्यूट्रल होता है। 7 से कम जिनकी पीएच होती है बच्चों वो क्या होंगे? वो एसिडिक सॉल्यूशन, और जिनकी 7 से ज्यादा होगी 8 से लेकर 14 तक तो बच्चों ये क्या हो सकते हैं? दीज आर द बेस सोल्यूशन। तो पीएच होपफुली आप लोगों ने अपनी मैट्रिक के अंदर पढ़ी होगी। तो बच्चों एसिड और बेस सोल्यूशंस के अंदर ये हल हो जाते हैं। एंड इन एक्वस अल्कोहल सोल्यूशन, बच्चों एक्वस सोल्यूशन के अंदर और अल्कोहलिक सोल्यूशन के अंदर जो है ये भी हल हो जाते हैं। क्लियर? अब बच्चों जब इनके अंदर हल हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है इनको क्रिस्टलाइज भी किया जा सकता है। तो कैन बी क्रिस्टलाइज्ड, तो बच्चों इन्हें बड़े आराम से क्रिस्टलाइज किया जा सकता है। तो आपने इस चीज को ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चों देखें ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के अंदर नॉर्मली मौजूद होते हैं इस तरह से। अब इस तरह से देखें काफी सारी अगर बॉल्स हो तो आप जो है वो बॉल्स को एक खास पैटर्न के अंदर अरेंज कर सकते हैं। जब वो बॉल्स एक खास पैटर्न के अंदर अरेंज होंगी तो वो लाजमी आपको 3D रिपीटिंग पैटर्न बना देंगे जो कि क्रिस्टल का पैटर्न होता है।
जबकि बच्चों यहाँ पे अगर आप देखें तो फाइब्रियस प्रोटीन्स जो है वो ठीक है इस तरह हेलिक्स की शक्ल में या फोल्डिंग की शक्ल में मौजूद होती हैं बच्चों, इसको आप पैक नहीं कर सकते, ठीक है, इससे कोई बेहतरीन जो है वो क्रिस्टल नहीं बनेगा। इसी वजह से हम यहाँ पे लिखते हैं कि दीज आर नॉन क्रिस्टलाइन, इससे जो है वो क्रिस्टल शेप हासिल नहीं होती। जबकि यहाँ पे हमारे पास चूंकि प्रोटीन की जो पहले शेप है वो टर्शरी या क्वार्टरनरी शेप के अंदर होती है, तो वो ग्लोबुलर शेप के अंदर होती है बच्चों, या स्फेरिकल शेप के अंदर होती है, तो वो उससे इजिली बच्चों हमें क्या हो जाती है, हमें 3D पैटर्न क्रिस्टल का जो है वो हासिल हो जाता है। क्लियर? तो बच्चों होपफुली आपको यहां तक जो है वो बेहतर तौर पर अंडरस्टैंडिंग इसकी हो गई होगी। अब बच्चों आए, अब हम जो है वो नेक्स्ट पॉइंट को स्टडी करते हैं। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है डिसऑर्गेनाइजेशन। बच्चों ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है तरतीब देना, डिस उसकी नफी कर रहा है, डिसऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है तरतीब ना देना यानी बिखेर देना। तो बच्चों जो फाइब्रियस प्रोटीन्स हैं डू नॉट डिसऑर्गेनाइज इजिली, बच्चों ये जो फाइब्रियस प्रोटीन्स हैं ये जल्दी से डिसऑर्गेनाइज नहीं होती, जल्दी से ये जो बिखरती नहीं है। बिखरने से मुराद ये है कि फर्ज करें यहाँ पे बच्चों इस तरह से एक अल्फा हेलिक्स मौजूद है। अब बच्चों आप इसको क्या करें, इसकी इन्वायरमेंट की कंडीशंस चेंज करें, थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज करें बच्चों आप, ठीक है, थोड़ा सा आप टेम्परेचर चेंज करेंगे, पीएच चेंज करेंगे, तो इन प्रोटीन्स पे कोई ज्यादा कोई खातिर ख्वाह असर जो है वो नहीं आएगा। क्यों बच्चों? क्योंकि इनके अंदर जो बॉन्ड्स हैं वो बड़े ही स्ट्रॉन्ग है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बड़े स्ट्रॉन्ग है इनके अंदर बच्चों, ठीक है, तो इन प्रोटीन्स पर कोई खातिर ख्वाह असर नहीं आता। इसी वजह से यहाँ पे लिखता है कि डू नॉट डिसऑर्गेनाइज इजिली, ये बच्चों बड़े आराम से जो है वो बिखरती नहीं है। जबकि अगर बच्चों ग्लोबुलर प्रोटीन्स को देखें तो डिसऑर्गेनाइज विद चेंजेस इन एनवायरमेंट, माहौल में तब्दीली के साथ बच्चों ये डिसऑर्गेनाइज हो जाती हैं, बिखर जाती हैं बच्चों। इसकी आसान सी मिसाल देता हूं बच्चों, चेंजेस इन एनवायरमेंट्स क्या मुराद है बच्चों? टेम्परेचर चेंज हो गया बच्चों, आपने सुना है, आपने पढ़ा है बल्कि मैट्रिक के अंदर कि जब इंजाइम्स जो हैं बच्चों, इंजाइम्स का टेम्परेचर चेंज किया जाता है, एक नॉर्मल लेवल से बढ़ा दिया जाता है, तो इंजाइम्स क्या हो जाते हैं बच्चों? डी नेचर हो जाते हैं, उनकी शक्ल जो है वो खराब हो जाती है, वो मजीद अपने फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर सकते बच्चों। इसी तरह अगर इंजाइम्स की पीएच को चेंज करते हैं, पीएच के चेंज की वजह से बच्चों इंजाइम्स हैं वो किसी काम के नहीं रहते, ठीक है, वो अपने फंक्शन को काम करना छोड़ देते हैं, अपना फंक्शन जो है वो छोड़ देते हैं। तो बच्चों जब इन्वायरमेंट में थोड़ी सी भी चेंजेस आती हैं तो ग्लोबुलर प्रोटीन्स जो है ये डिसऑर्गेनाइज हो जाती हैं, इनका जो स्ट्रक्चर है वो बिखर जाता है, जबकि फाइब्रियस प्रोटीन्स में ऐसा नहीं होता। तो आपने इस चीज को भी ज़हन में रखना है, मैंने आपको मिसालों के साथ बताया है। अब जो आगे इसकी एग्जांपल्स हैं ग्लोबुलर प्रोटीन्स की और फाइब्रियस प्रोटीन्स की एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले फाइब्रियस प्रोटीन्स की एग्जांपल देखें बच्चों, सिल्क फाइबर। सिल्क फाइबर बच्चों कहते हैं रेशम का जो धागा होता है ना उसे सिल्क फाइबर कहते हैं। अब बच्चों जो रेशम है वो कहां से हासिल होती है बच्चों? रेशम हासिल होती है वेब्स से। वेब्स कहते हैं जाल को, किसका जाल? सिल्क वर्म। सिल्क वर्म बच्चों कहते हैं रेशम का कीड़ा एंड स्पाइडर। स्पाइडर कहते हैं मकड़ी को। बच्चों जो मकड़ी है, मकड़ी का कभी आपने अपने घर में जाल देखा हो तो बच्चों उसका जो जाल है ना बच्चों वो भी एक प्रोटीन से मिलकर बनता है, ठीक है, और बच्चों वो असल में जो उसके फाइबर्स होते हैं ना वो सिल्क फाइबर होते हैं, और वो जो सिल्क फाइबर है वो एक फाइब्रियस प्रोटीन है। इस तरह बच्चों जो सिल्क वर्म है, सिल्क वर्म जो है वो रेशम के कीड़े को कहते हैं। रेशम का कीड़ा बच्चों जो है ये रेशम बनाता है। मैं आप लोगों को पिक्चर से दिखा देता हूं, मैंने आप लोगों के लिए पिक्चर यहाँ पे रखी हुई है बच्चों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा है कि दिस इज द एक्चुअली सिल्क वर्म, ये रेशम का कीड़ा है। और ये रेशम का कीड़ा बच्चों क्या बनाता है? वेब्स बनाता है, सिल्क के, रेशम के जाल बनाता है। और बच्चों ये जो आपको खूबसूरत सा पैटर्न नजर आ रहा है ना ये सिल्क है, सिल्क फाइबर है। तो बच्चों होपफुली आपको यहाँ समझ आ गई होगी कि सिल्क फाइबर जो है ये सिल्क वर्म या स्पाइडर के जाल से हासिल किया जाता है। दूसरी बच्चों यहाँ पे पहले एग्जाम्पल ये है। दूसरी एग्जांपल है बच्चों एक्टिन। एक्टिन जो है वो हमारे मसल सेल्स के अंदर मौजूद होती है। अब बच्चों जब हम इस बुक के लास्ट में मसल सेल्स जो है उनको डिटेल से स्टडी करेंगे तो फिर वहां पे हम एक्टिन का डिटेल से फंक्शन भी देखेंगे। लेकिन बच्चों हमने चैप्टर नंबर 3 के अंदर जब मैंने आपको माइक्रो फिलामेंट्स पढ़ाया था तो बच्चों वहां पे मैंने आप लोगों के सामने एक्टिन का जिक्र किया था कि एक्टिन जो है वो खास किस्म की प्रोटीन है जो कि हमारे मसल्स के अंदर पाई जाती हैं और बच्चों कॉन्ट्रैक्शन के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो बच्चों एक्टिन मसल सेल्स के अंदर पाई जाती है। बच्चों ये क्या है? दिस इज द फाइब्रियस प्रोटीन। उसके बाद बच्चों हमारी बॉडी के अंदर आपको पता है कि जैसे कहीं पे चोट वगैरह लग जाती है तो फौरन से वहां पे खून निकलने लग जाता है। बच्चों आप क्या करें, थोड़ी देर उस जगह को प्रेस करके रखें, दबा के रखें, ठीक है, तो वहां पे खून निकलना बंद हो जाता है और बच्चों वहां पे खून का लोथड़ा बन जाता है, क्लॉट बन जाता है, ठीक है। तो बच्चों अब उस खून को जमाने के अंदर हमारे ब्लड के अंदर एक प्रोटीन होती है जिसका नाम है फिब्रिन। क्या नाम है बच्चों? फिब्रिन। इस फिब्रिन का एक इंपॉर्टेंट रोल है। तो फिब्रिन क्या करता है बच्चों? हमारे जिस्म में खून को जमाने में, जब कभी कट लग जाते हैं, जख्म आ जाते हैं, तो उन पॉइंट्स पर खून को जमाने के अंदर ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बच्चों इन ब्लड क्लॉट्स, ठीक है, तो ब्लड को क्लॉट करने में, खून को जमाने में इसका एक अहम किरदार है। और फिब्रिन क्या है बच्चों? ये एक फाइब्रियस प्रोटीन है। उसके बाद बच्चों कैराटिन, ये मैंने आपको ऊपर भी बताया, हमारे नाखून के अंदर मौजूद होती है, हेयर्स बालों के अंदर मौजूद होती है। बीक, बच्चों बीक कहते हैं चोंच को। ये जो परिंदों की चोंच होती है ना, ठीक है, इनके अंदर बच्चों इसके अंदर भी कौन सी प्रोटीन मौजूद होती है? कैराटिन प्रोटीन मौजूद होती है जो कि उनकी चोंच को बनाती है। उसके बाद बच्चों हमारी स्किन के अंदर भी जो है वो कैराटिन प्रोटीन मौजूद होती है, ठीक है, और कैराटिन क्या है बच्चों? एक फाइब्रियस प्रोटीन है। उसके बाद बच्चों अगर आप देखें कोलेजन, बच्चों कोलेजन भी एक प्रोटीन है और ये मैट्रिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर पाई जाती है। बच्चों मैट्रिक्स से क्या मुराद है? बच्चों आप लोग अपनी मैट्रिक के अंदर जो है वो दो स्ट्रक्चर्स को पढ़कर आए थे बच्चों, एक था बोन
और एक था कार्टिलेज। बच्चों आप लोगों ने अगर बोन की डेफिनेशन याद हो, आपको आपने अपने मैट्रिक के अंदर पढ़ी थी, तो आपने पढ़ा था कि जो बोन है, बोन इज द हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। जो सबसे सख्त कनेक्टिव टिश्यू है वो बोन है। और कार्टिलेज बच्चों हम कहते थे कार्टिलेज जो है ये लेस हार्डर होता है बोन से, हड्डी से जो है ये कम सख्त होता है कार्टिलेज। तो बच्चों बोन और कार्टिलेज जब हमने इसका स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो बच्चों इसका यूजुअली इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। जब हमने इनका स्ट्रक्चर देखा था तो हमने कहा था कि यहाँ पे इनके सेल्स पाए जाते हैं। अगर हम कार्टिलेज की बात करें तो इन सेल्स को हम कॉन्ड्रोसाइट्स कहते थे। अगर बच्चों आप लोगों को मैट्रिक में याद हो, अगर आपको याद नहीं है तो आपने परेशान नहीं होना, हम इस बुक के लास्ट में इसको पढ़ लेंगे। तो बच्चों बहरहाल यहाँ पे जो बोन या कार्टिलेज है ना बच्चों, कनेक्टिव टिश्यू है। इन कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स के दरमियान में ना बच्चों यहाँ पे खास किस्म की प्रोटीन मौजूद होती है जो कि इन सेल्स को आपस में बाइंड करके रखती है। इस प्रोटीन को बच्चों हम नाम देते हैं कोलेजन का। किसका नाम देते हैं बच्चों? कोलेजन का नाम देते हैं। मैं आप लोगों को डायग्राम से भी शो करवा देता हूं, पिक्चर से, ताकि आप लोगों को इसकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो है वो हो जाए। बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोगों के सामने स्ट्रक्चर शो हो रहा है, तो धागे नुमा स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं ना बच्चों, दीज आर एक्चुअली कोलेजन फाइबर्स। ये क्या है बच्चों? कोलेजन फाइबर्स हैं। और बच्चों यहाँ पे अंदर काफी तरह के जो है वो सेल्स पड़े हुए हैं। ठीक है, ये एक कनेक्टिव टिश्यू का एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू का छोटा सा पार्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। और बच्चे यहाँ पे अंदर काफी तरह के सेल्स पड़े हुए हैं, और इन सेल्स को आपस में जोड़ने के लिए यहाँ पे बच्चे एक प्रोटीन मौजूद है जिसको हम नाम दे रहे हैं कोलेजन प्रोटीन का। तो बच्चे जो कोलेजन प्रोटीन है, दिस इज एक्चुअली द फाइब्रियस प्रोटीन। ये आपको फिब्रिल्स की शक्ल में आपको बड़ा ही प्रोमिनेंट जो है वो नजर आ रहे हैं, आपको फिब्रिल्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो बच्चे होपफुली आपको यहाँ तक जो है वो समझ में आ गया होगा। अब बच्चों आगे देखें, ग्लोबुलर प्रोटीन्स की एग्जांपल्स में एंजाइम्स जो हैं बच्चों बायोकैटलिस्ट हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस की रफ्तार को बढ़ा देते हैं। इसके बाद में बच्चों एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज क्या होती हैं बच्चों? जैसे ही बाहर से कोई जरासीम हमारे जिस्म के अंदर दाखिल होता है, तो हमारी बॉडी है ना बच्चों, उस जरासीम को पहचानती है और उसके खिलाफ एक फौज तैयार करती है। उस फौज को हम एंटीबॉडीज का नाम देते हैं। ठीक है, एंटीबॉडीज बच्चों ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स बनाते हैं ताकि जरासीम को मारा जा सके। तो एक्टिव अगेंस्ट इन्वेडिंग एंटीजेंस। अब जो इन्वेडिंग का मतलब होता है हमला करने वाले, इन्वेडिंग का मतलब, इन्वेड का मतलब होता है हमला करना, इन्वेडिंग हमला करने वाले एंटीजेंस। बच्चों एंटीजेंस क्या होते हैं? बच्चों बाहर से हमारी बॉडी के अंदर कोई भी चीज जो दाखिल होती है उसे हम एंटीजन का नाम देते हैं। कोई जरासीम हो सकता है बच्चों, कोई प्रोटीन हो सकती है जो कि बाहर से हमारी बॉडी के अंदर दाखिल होती है। तो बच्चों अब यहाँ पे एंटीजन देखें बच्चों, अगर आप यहाँ पे नाम देना एंटीजन, इसे क्यों कहते हैं बच्चों? जन का मतलब होता है जनरेट करना, एंटीबॉडी से निकला है। एंटीजन बच्चों एक ऐसी चीज है जब वो हमारी बॉडी के अंदर आएगी तो वो हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज को जनरेट करेगी। मेरी बात समझ में आ रही है? बाहर से कोई भी चीज आती है हम उसे एंटीजन इस वजह से कहते हैं क्योंकि हमारी बॉडी उसको रिकॉग्नाइज करके उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाती है, इसी वजह से हम उसे एंटीजन कहते हैं। तो एंटीजन और एंटीबॉडीज का फर्क आपने ध्यान में रखना है। एंटीजन हम कहते हैं बाहर से कोई भी चीज जो हमारी बॉडी के अंदर दाखिल होती है उसे एंटीजन, और हमारी बॉडी उस चीज को पहचान कर उसके खिलाफ जो उसको मारने के लिए जो प्रोटीन्स बनाती है उसको हम एंटीबॉडीज का नाम देते हैं। उसके बाद बच्चों सम हार्मोन्स, कुछ हार्मोन्स जो हैं बच्चों वो भी जो है वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स के अंदर आते हैं जो कि रेगुलेट करते हैं बॉडीज एक्टिविटीज। अब बच्चों यहाँ पे मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ, मिसाल के तौर पर इंसुलिन। बच्चों इंसुलिन जो है एक प्रोटीन है। बच्चों इंसुलिन जो है ये क्या काम करते हैं? हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज के लेवल को कम करती है। इंसुलिन एक हार्मोन है। इसी तरह बच्चों एक और हार्मोन मैं आपको बता देता हूँ, ग्लूकागोन। ये आप बच्चों अपनी मैट्रिक के अंदर पढ़कर आए हैं। ग्लूकागोन बच्चों क्या करता है? हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज के लेवल को ज्यादा कर देते हैं। तो बच्चों ये भी एक ग्लोबुलर प्रोटीन है। इसके बाद बच्चों लास्ट में देखिए हीमोग्लोबिन। बच्चों हीमोग्लोबिन जो है कि हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर पाई जाती है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है जो कि हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करवाती है। तो बच्चों ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है, हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाती है। तो बच्चों होपफुली आपको ये जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। आप लोगों ने इस डिफरेंस को बहुत अच्छे तरीके से याद करना है ताकि आप लोगों को पेपर में इस हवाले से कोई भी किस्म का एमसीक्यू आ जाए, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकें। तो बच्चों आप लोग जो है मैं आप लोगों को कुछ डायग्राम्स दिखा देता हूं ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट जो है वो मजीद बेहतर हो जाए। बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपके सामने कैराटिन प्रोटीन शो हो रही है। बच्चों कैराटिन प्रोटीन देखिए हमें आपको नजर आ रही है, बालों के अंदर होती है, नाखून के अंदर होती है, हमारी स्किन के अंदर मौजूद होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों आप लोग देख सकते हैं सिल्क वर्म मैंने आप लोगों को दिखा दी है। मैंने आपको जो है ये मैंने आपको कोलेजन दिखा दी है। तो बच्चों होपफुली आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह बच्चों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।